गुड। ओके, चलो चालू करें। सब लोगों का पिछले बार का नोट्स होगा। आई होप एवरीवन हैज इट विद देम। हम लोग है ना अभी यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन इज बेसिकली व्हाट? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, राइट? तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। श्रेयस को माइक ऑप्शन चाहिए। लोहिता को चाहिए। श्रेयस हाथ ऊपर करना। अरे बाप रे, किसने गाने लगाए? दे दिया। क्या हुआ? झाला? कसं होतं? एक मिनिट हा स्टुडंट्स. ओके, चलो हम लोगों ने यहाँ पे 12th का टेस्ट सीरीज चालू किया अभी, 12th स्टैंडर्ड का। तो उसमें पूरा उनका टेस्टिंग चल रहा है एवरी डे, और रादर 3 days इन अ वीक उनका प्रॉपर नीट के हिसाब से टेस्ट होने वाला है, चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज, फिर फुल लेंथ, ऐसा चल रहा है काम। एंड द टेस्ट आर ऑफलाइन। यो फोन येतोय। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना चालू किया था। दिस एंटायर स्ट्रक्चर, द बाउमन्स कैप्सूल अलोंग विद द ग्लोमेरुलस, इज नोन एज द माल्फिगियन कॉर्पसल और माल्फिगियन बॉडी। ओके, तो इसके दो लाइनिंग्स देखे थे। बाउमन्स कैप्सूल के दो लाइनिंग होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लाइनिंग इज नोन एज द visceral layer, and outer one is known as the parietal layer. Okay, visceral layer will be made up of specialized cells known as the podocytes, and between the parietal layer and the visceral layer there will be a space. So this space is called as the Bowman space. Okay, now whatever urine which is formed, the filtration will take place here. यानी पहला जो filtration होता है वो पूरा यहाँ पे हो जाएगा। Okay, slits are basically the pores which are present on the capillaries. जैसे ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग पोर्स होते हैं. सो दीज पोर्स विच आर प्रेजेंट हियर ऑन द कैपिलरीज आर नोन एज द स्लिट्स. ठीक है, एंड दीज पोर्स विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. तो ये पहला पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ माल्फिगियन बॉडी और माल्फिगियन कॉर्पसल, एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज द रीनल ट्यूबिल. अभी रीनल ट्यूबिल में सबसे पहला क्या आता है? तो रीनल ट्यूबिल में सबसे पहला आता है दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT. Okay, it is written as PCT. Now why called as proximal? Because it is present close to Bowman's capsule. ओके, इसके लिए उसको हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं. नाउ पीसीटी विल बी प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी. किडनी के दो पार्ट आते हैं ना, वन इज कॉर्टेक्स, द अदर वन इज मेडुला. सो दिस वन इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स. ओके, एंड इट इज एक्सट्रीमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर.
as compared to the other coiled part called as DCT, it is highly coiled, and this internal lining of the PCT will be made up of cuboidal epithelium, and this cuboidal epithelium will have lot of microvilli as well as mitochondria. What will be the function of microvilli? क्या काम करेंगे here? Microvilli, huh? Absorption. Okay, but why microvilli are present? Direct absorption क्यों नहीं होगा? For increasing surface area. Very good. For increasing the surface area, and this microvilli will help in not absorption, but here it is known as reabsorption. Okay, थोड़ा सा फर्क है. तो reabsorption क्यों बोलते हैं वो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं. Right? So that is how the cuboidal proximal convoluted tubule will be seen. PCT. अब इसको लिख लो. No, Aditya. Brush border is completely different. This is proper microvilli. Meaning like this. And this is the cell like this. तो ये सेल रहेगा तो इसके ऊपर ऐसे माइक्रोविला आएंगे. ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज कंप्लीटली डिफरेंट. हो गया? No, sir. See, Gaurav, vasa recta is this one. The peritubular network around a loop of Henle is known as vasa recta. So it is actually called as peritubular network, but peritubular network around vasa recta, it's called around loop of Henle is known as vasa recta. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हो गया. ओके, तो ये तो हो गया हमारा पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन इट कंटिन्यूज विथ अ बिगर लूप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप. अभी इसमें क्या होता है, तो इसमें ना बेसिकली दिस इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला. ये वाला रीजन कॉर्टेक्स में, तो लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला. अगर आप देखोगे तो ये ट्यूब यहां से ऐसे चालू हुआ है लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे ये ट्यूब जाएगा लाइक दिस विच इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब. सो दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसमें एंड दिस वन इज नोन एज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. नाउ कंपेयर टू डिसेंडिंग, असेंडिंग इज गोइंग टू बी स्लाइटली थिकर. दोनों को थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे ये वाला जो है वो थिक सेगमेंट है, यहाँ पे ये नीचे जो है दिस इज थिन सेगमेंट. तो दोनों को वो सेगमेंट्स रहेंगे, बट कंपेयर टू डिसेंडिंग, असेंडिंग विल हैव द लार्जर थिक सेगमेंट. ओके, नाउ अलोंग विद दैट इट इज गोइंग टू हैव द हेयर पिन बेंड. ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर आएंगे. डिसेंडिंग लिम्ब विच कैरीज यूरिन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ascending limb which carries urine in the upward direction, and then we are going to have loop of hairpin bend. जो यहाँ पे बेंड दिख रहा है आपको, that's called as the hairpin bend. उसमें से descending limb जो रहता है, so here एक मिनट, इसका लाइनिंग नहीं दिया ना इधर. या तो यहाँ पे लाइनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं. डिसेंडिंग लिम्ब के दो रीजन्स आएंगे. वन इज नोन एज द थिक एंड द अदर वन इज थिन, एंड बोथ आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, वेयर एज असेंडिंग लिम्ब के जो दो सेगमेंट्स है, एक आता है थिक सेगमेंट और दूसरा आता है थिन सेगमेंट. तो असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट इज मेड अप ऑफ cuboidal epithelium and thin segment is made up of squamous epithelium. मतलब ये इनका इंटरनल लाइनिंग है. इसको हेयर पिन बेंड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि हेयर पिन जो होता है ना,
अगर आपने देखा होगा कि गर्ल्स का ऐसा हेयर पिन होता है लाइक दिस, है ना, ऐसा रहता है. सो दिस इज द हेयर पिन विच इज यूजफुल फॉर क्लिपिंग द हेयर. तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही ये बेंड दिखता है, इसके लिए उसको हेयर पिन बेंड बोला गया. सर लास्ट टाइम, हाँ, क्योंकि श्रावणी यहाँ पे डायग्राम देखो ना, डायग्राम का ओरिएंटेशन कैसा है देखना बेटा. यहां से ये, इसके लिए मैंने ना मार्क किया ना इसको. अगेन इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस, अगर आप ये देखोगे ना, आई विल चेंज द इंक हियर ताकि आपको दिखाई दे. दिस वन, ये यहां से चालू हुआ ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऐसे आया, बराबर है, लाइक दिस, एंड देन इट हैज कंटिन्यूड लाइक अ लूप ऑफ एनले ना. श्रावणी, हम लोगों ने बाउमन्स कैप्सूल ऐसे निकाला था, और फिर यहाँ पे ऐसे 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 दिखाया था, फिर ये लूप ऑफ एनले ऐसे था, फिर ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था. वो सिर्फ ओरिएंटेशन बदल गया उसका, बस, बाकी कुछ नहीं. समझ में आ रहा है आपको लूप ऑफ एनले सब लोगों को? ठीक है. सो वी हैव थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट. असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थिन सेगमेंट इज स्क्वैमस एपिथेलियम. डिसेंडिंग लिम्ब का बोथ द सेगमेंट्स आर गोइंग टू बी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, और हेयर पिन बेंड भी स्क्वैमस एपिथेलियम का ही बनता है. डन हो गया. ओके, चलो नेक्स्ट वन इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. अभी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल विल अगेन गो इन द कॉर्टेक्स. ये फिर से जाएगा कॉर्टेक्स के अंदर. इट इज लेस कॉइल्ड एज कंपेयर टू पीसीटी. पीसीटी का कॉइलिंग ज्यादा है. इसको अगर आप देखोगे तो इसका कॉइलिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, लाइक दिस. ओके, लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड. फिनिश्ड. ओके, फाइन. तो यहाँ पे ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बट इट इज कंपैरेटिवली लेस कॉइल्ड एंड द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से लेस कॉइल्ड रहता है. एंड अगेन इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बट दिस स्ट्रक्चर डज नॉट हैव द माइक्रोविलाई. इसके अंदर आपको माइक्रोविलाई नहीं मिलेगी. पीसीटी में आपको माइक्रोविलाई मिलेगा, लेकिन डीसीटी में यू विल नॉट सी द माइक्रोविलाई बीइंग प्रेजेंट. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द कलेक्टिंग टिब्यूल. तो ये आखिरी में जो दिख रहा है आपको ऐसा, सो दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग टिब्यूल. एंड ऑल द कलेक्टिंग टिब्यूल्स विल जॉइन हियर, मल्टीपल कलेक्टिंग टिब्यूल्स विल जॉइन हियर to form a structure, a common duct called as the collecting duct. So whatever final urine which is formed will be released into the collecting duct. Why? Because collecting ducts will continue at the apex of the medulla. If you remember, हम लोगों ने पढ़ा था, that's called as duct of Bellini. Okay, तो इसको हम लोग बोलते हैं duct of Bellini. And then it opens outside as minor calyx, then major calyx, और उसके बाद आता है पेल्विस. पेल्विस के बाद आएगा यूरेटर, रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर. इस तरीके से बाहर आएगा, राइट. सो दिस इज हाउ कलेक्टिंग डक्ट विल बी सीन. अभी उसमें से कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है जस्ट टू कैरी द यूरिन. सो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज. ओके, तो यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू आपको नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन. दे जस्ट नीड टू कैरी यूरिन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन टू द अनदर. सो दैट इज द वर्क डन बाय देम, राइट. प्लीज राइट दिस डाउन. शिखू, खुशी लेट आई आज. वेरी गुड. क्या हो गया खुशी? नॉट फीलिंग वेल? हाँ खुशी, थक गई थी इसलिए सोई थी. क्या हो गया?
थक गई थी ये इसलिए सो गई थी। अरे बूढ़े लोग, क्या थक जाते रे तुम लोग। किसका सेंटेंस है बच्चा? अच्छा, ये डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स. It is less coiled as compared to the PCT. Okay, and the lining of DCT is of cuboidal epithelium with no microvilli. ऐसा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा बुशरा. Then DCT continues with the collecting tubule and multiple collecting tubules will join to form a common duct that is called as collecting duct. ठीक है, तो ऐसा ऐसा लिखो. Done? Yes, sir. Done. Sudden. Okay. नुमान शेख. ओके, नुमान को क्या चाहिए? माइक चाहिए. सर एक कलेक्टिंग डक्ट अराउंड 20. सोहम, अराउंड 20 tubules are attached to one collecting duct. ओके, नाउ अब ये पूरे स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, जिसमें मैंने अभी जस्ट इसको भी बताया, क्या नाम इसका, गौरव को, कि there is network of capillaries present around the tubule, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as peritubular network, capillary network. Okay. Now this peritubular capillary network which is present around the loop of Henle here will be known as vasa recta. ठीक है, ब्लड सप्लाई में मैंने आपको ये बताया था कि ये कैसे, किस तरीके से ये बनता है वासा रेक्टा. तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको पूरा, this one, this is called as the vasa recta, which is network of capillaries around the loop of Henle. Okay, now what is the function of the nephron? Nephron का function होता है formation, filtration of the blood and formation of urine. Actually देखा जाए तो ये function रहता है, that's called as filtration of the blood and formation of urine. Now this entire mechanism of filtration of the blood and formation of urine will take place in 3 different steps. इसके 3 अलग-अलग steps आएंगे. Number 1, the first one is known as ultrafiltration. It is not simple filtration process, it's an ultrafiltration process. Ultra process है. Okay, second one is known as selective reabsorption and the third one is known as tubular secretion. Right, हम लोगों को ये तीनों भी पढ़ना पड़ेगा, all the 3 steps to understand how urine is formed in our body. यूरिन कैसे बनता है, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा. So let's begin with the first one, that is ultrafiltration. Now ultrafiltration में जो यूरिन बनता है, that is will be collected in the Bowman space. अगर आपको याद होगा, this is Bowman's capsule और पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में यहाँ पे ये जो स्पेस होता है, तो इधर पहला वाला यूरिन तैयार होता है, इसके लिए उसको बोला गया प्राइमरी यूरिन. Okay, and by the time this urine is carried to the tubules, eventually at the end it's going to form the secondary urine or the actual urine जो हम लोग release pass out करते हैं from the body. So that will be formed after the tubular secretion, meaning when the final urine will be collected in the collecting tubule and collecting duct. Okay, so that time it will be called as a secondary urine or final urine. देखते हैं एक एक करके. सबसे पहला स्टेप आता है, दैट्स कॉल्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके, now what exactly this mechanism of ultrafiltration is? Now it is nothing but filtration under pressure. Okay, there is natural mechanical pressure which is applied here in this region, because of which the entire filtration mechanism takes place. ठीक है, now the site for the ultrafiltration is going to be the Malpighian corpuscle or Malpighian body. Okay, so that is the site for the ultrafiltration process, and as I said, it happens naturally, therefore इसको हम लोग बोलते हैं physical process. मतलब gradient के through होता है, higher to lower gradient, higher pressure to lower pressure. तो इस तरीके से gradient के through ये mechanism होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग physical process. ठीक है, इसको लिखो
Just a minute, I am coming. Okay, chalo. Now, so यहाँ पे क्या हो रहा है? The initial filtration is taking place here in this particular region only, Malpighian and corpuscle only. So the mechanism is known as ultrafiltration. अभी ये कैसे होता है? थोड़ा ध्यान दो अभी जरा. How this entire mechanism, entire process will take place. एक मिनट आ. पूजा मैडम को पैनलिस्ट बना लेते हैं. आज थोड़े स्टूडेंट कम है, क्या हो गया आज? 10 एक स्टूडेंट्स गायब है आज. 10 भी नहीं, 12-13 स्टूडेंट्स गायब है. क्रिसमस मना रहे हैं सब लोग. Anyway, so now how this entire mechanism takes place? सर आज ठंडी है बहुत, इसलिए सब सो रहे. वाह वाह वाह, वेरी गुड. क्या खुशी. किधर ठंड है? सब नॉर्मल है इधर. Now, if you see here,
there are certain factors which are responsible for this entire mechanism. Now, if you see this is known as afferent arteriole, and this one is known as efferent arteriole. Now, if you observe diameter of both of these, you will find that the diameter of afferent arteriole is larger than the diameter of efferent arteriole. And as the diameter of afferent arteriole is larger than the diameter of efferent arteriole, therefore the Tanuja ma'am, हाथ वर करा ना. Hello, Tanuja ma'am, please raise your hand. So, हाँ, yes, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, स्टूडेंट्स. यस आदित्य, दे रहा हूं. हाँ, क्या है सर? सर, I had a question. Why is vena cava bigger than descending aorta? मतलब अच्छा, diameter wise, because it is carrying blood from all the different parts of the body ना, ठीक है, collect कर रहा है, and plus the pressure which should be created is not created there, so it carries valves. So to make sure that the valves are also properly arranged in the particular tubule, therefore it is comparatively larger in diameter. क्या हुआ तनुजा मैम, दिलन तुम्हाला ऑप्शन? ओके, नाउ डन. एक मिनट ना स्टूडेंट्स. यस, ओके, थोड़ा ध्यान दो अभी इधर. हाँ, diameter of afferent arteriole is larger than the diameter of efferent arteriole, and because of the difference in diameter, when the blood is flowing through these vessels, the blood will naturally be under higher pressure. क्योंकि यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, इधर डायमीटर कम है, तो जब यहाँ से ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा होगा थ्रू दिस ग्लोमेरुलस व्हिच इज नथिंग बट द कैपिलरी नेटवर्क, then at that time the pressure within the glomerulus is so high that naturally filtration will take place. Correct? So because of this the filtration takes place, so the blood enters at the faster rate then it leaves it. यानी यहाँ पे एंट्री होता है तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जब यहाँ से बाहर आता है तो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो जाता है. So that also adds up to the pressure. So it increases the hydrostatic pressure in the glomerulus. तो glomerulus का hydrostatic pressure यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा. And because of this increase in pressure, I hope everyone is able to understand this. यहाँ पे एक pipeline है जो बहुत बड़ा है, इधर एक pipeline है जो जिसका diameter थोड़ा सा comparatively thin है, और ये दोनों को अगर मैंने इस तरीके से attach कर लिया, naturally when the water is flowing here the pressure is less, but when the water comes out here the pressure will be more, right? तो एग्जैक्ट वैसा ही मैकेनिज्म यहाँ पे होता है. और ये दोनों के बीच में क्या है? ये तो दोनों के बीच में है ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस कंटेन्स लॉट ऑफ ओपनिंग्स ना, स्लिट्स बोलते हैं हम लोग उसको, या फिर फेनिस्ट्रे. सो थ्रू दैट द सब्सटेंसेस स्टार्ट कमिंग आउट, एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड. तो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट as the capillaries are porous, as I said earlier also, that the glomerular capillaries make it almost 10 to 1,000 times more permeable than the rest of the capillaries of the body. यानी हमारे बॉडी में जितना भी कैपिलरीज है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो दिस कैपिलरीज आर ऑलमोस्ट 10 to 1,000 टाइम्स मोर परमिएबल, मतलब इनमें पोर्स उतने ज्यादा है. सो इट इज बेसिकली अ सेमी परमिएबल and allows only low molecular weight substance as well as the water. Okay,
तो मतलब ये भी थोड़ा सा सिलेक्टिवली परमिएबल है या फिर सेमी परमिएबल है, मतलब इट वोंट अलाउ लार्जर सब्सटेंसेस, एंड दैट इज व्हाई स्ट्रक्चर्स लाइक आरबीसीज जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स being higher in their molecular weight will not be allowed to enter in exit out from the blood. Along with the plasma protein we have the blood cells, again इनका molecular weight ज्यादा होता है तो they are not released out, and the third most important is the fat cells, so they are also not released out from the capillaries. So except for the plasma proteins, the blood cells and fat cells, everything else will exit out from the blood and becomes the part of the primary urine. और जब ये मैकेनिज्म पूरा होता है तो देन इट्स गोइंग टू फॉर्म अ प्राइमरी यूरिन इन द बाउमन्स स्पेस. अगर आप देखोगे तो ये जो बाउमन स्पेस है उसके अंदर पूरा प्राइमरी यूरिन जमा होना चालू हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको ये? यस और नो? यस सर. लिख रहे क्या सब लोग? हेलो सर लिखना है पिछली स्लाइड. ये हाँ सर. सर ये जो 3 क्लाउड, हाँ उसके पहले वाला. इसके पहले वाला भी चाहिएगा स्लाइड किसी को? No, sir. इसका हाँ एक मिनट संजीवनी. हमारी Sir, will you please show that hydrostatic वाला slide? या सेलेंजिनेला को भी चाहिए तो आई विल शो दिस. Wait. सेलेंजिनेला ब्रायोप्टेरिस is a name for संजीवनी. क्या हुआ? एक मिनट स्टूडेंट्स. फिनिश्ड? Yes, sir. यस सर. चलो ये किसको चाहिए? डन.
So what is included in less molecular weight substances? बाकी सब ना भक्ति बचा हुआ, इसमें वाटर आएगा, सॉल्ट्स आएंगे, ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड आएगा, फिर प्रोटीन्स आएंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब कुछ आ जाएगा, है ना? रेस्ट एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द लेस molecular weight substances, right? So it won't allow the exit of plasma proteins, it won't allow the exit of blood cells, it won't allow the exit of fat cells. तो ये तीनों छोड़ा तो rest all the substances from the blood will exit out, सब कुछ blood से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद where it enters in the Bowman's space. Why? Because Bowman's capsule is a double walled cup like structure where we have outer parietal layer which is made up of squamous epithelium and inner visceral layer which is made up of again squamous epithelium, but those cells are known as the podocytes. इसको हम लोग बोलते हैं podocytes, करेक्ट? तो उससे ये बनता है। नाउ दोनों के बीच में समवेयर हियर वी आर गोइंग टू हैव अ स्पेस, ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये स्पेस है, बराबर है? दिस इज ग्लोमेरुलस. So the substances will start coming out from the capillaries and will start filling up the space, that is Bowman space, जिसको हमने क्या नाम दिया है? We call this as the primary urine. Now the inner lining, inner जो layer होता है, inner visceral layer, that is made up of the specialized cells called as the podocytes. So what are podocytes? So they are connected to basement membrane by several foot-like processes. So if this has a capillary, these are all small slits are known as the filtration slits, and they are all connected with the help of podocytes. Now the gaps between these processes is called as the filtration slits. यानी दो पोडोसाइट के बीच में जो गैप आपको दिखेगा, that gap is known as the filtration slits, and the substances will start moving out from the capillaries through the filtration slits. ठीक है? तो धीरे धीरे सारे सब्सटेंसेस फिर यहाँ से ब्लड से बाहर आना चालू हो जाएंगे, इंक्लूडिंग वाटर, including amino acids, glucose, everything. So all the substances which are required and not required will be released out from the blood, except for plasma proteins, blood cells, and fat cells. ये छोड़ा तो सब कुछ बाहर निकल आएगा. So high pressure of the blood in glomerular capillaries actually forces out the substances, and about 1/5 of the volume of the blood gets filtered here. Okay, 1/5 of the volume of the blood will get filtered here in this entire mechanism. Okay, चलो कौन सा previous slide चाहिए? last slide सब लोग बोल रहे हैं, ये वाला? सर इसके भी पहले वाला. This one? हाँ. हाँ, लास्ट लेक्चर में लिखा था ये, करेक्ट. Done? चलो गुड. ये नेक्स्ट स्लाइड. दिया अग्रवाल raised the hand. दिया हो गया. Done? No, sir. Sanika Wadimbe was disconnected. लोहिता तो बार बार आते जाते रहती है, क्या करती है लोहिता समझ में नहीं. सर मेरे घर पे नेट इशू है आज. क्या सर घर पे नेट इशू है. क्या नेट इशू है? चलो ठीक है, लिख लो फटाफट.
ओके चलो, ये तो हो गया हमारा पोडोसाइट्स का एक टिपिकल स्ट्रक्चर. सो बेसिकली ना दो पोडोसाइट्स के बीच में, तो सपोज दीज पोडोसाइट्स आर व्हाट, दे हैव मेनी स्मॉल स्मॉल फुट लाइक प्रोसेसेस which helps them to connect to the basement membrane, and then between the podocytes we are going to have small small openings. These are known as the filtration slits through which the substances will start coming out. So high pressure of the blood in no, don't draw this now. Blood in glomerular capillaries actually forces out the substances. प्रेशर इतना ज्यादा होता है अंदर कि वो प्रेशर की वजह से, प्रेशर क्यों है? Because diameter of afferent arteriole is more than the diameter of efferent arteriole, and as the pressure is more, the substances will start getting filtered out. So about 1/5 of the volume blood gets filtered. ठीक है, सो कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है. 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विल गेट फिल्टर्ड हियर इन दिस एंटायर मैकेनिज्म. ओके, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए दिया ये? Sir, before this, one more. Yes, sir. Sir, done. ओके, ना अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं प्रेशर्स की, बराबर है. द प्रेशर विल बी देयर, प्रेशर विल बी देयर, फिजिकल प्रेशर इज देयर. सो ये एग्जैक्टली प्रेशर्स होते क्या है एंड हाउ इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन. Okay, as we can see here, there is difference in the diameter of afferent and efferent arteriole, because of which the blood in the glomerulus is always under high pressure, and as the glomerular capillaries are almost 1000 times more permeable than the other normal capillaries, everything from the blood starts coming out from the capillaries, except for the plasma cells, except for the plasma proteins, blood cells, plasma proteins and the fat cells. तो ये तीनों चीजें छोड़ा तो everything starts coming out. इसके लिए हम लोग उसको सिर्फ फिल्ट्रेशन नहीं बोल रहे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे. ओके, तो ऐसा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा. नाउ दिस एंटायर मैकेनिज्म जब ये होता है, सो दिस फिल्ट्रेशन इज ऑलवेज अंडर अ पर्टिकुलर प्रेशर. ओके, सो व्हाट आर दोस प्रेशर्स? ये प्रेशर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला, दैट इज first pressure which we have is basically known as, अच्छा, this is ultra filtration pressures, जिसमें सबसे पहला pressure आता है कौन सा? The blood is entering into the glomerulus through afferent arteriole. Blood is trying to come out from the glomerulus through efferent arteriole, and because of difference in diameter, there will be pressure in the glomerulus. Okay, so the blood is exerting a pressure in the glomerulus, so we call this as glomerular hydrostatic pressure, or also called as capillary hydrostatic pressure. पहला प्रेशर कौन सा है? फर्स्ट प्रेशर इज glomerular hydrostatic pressure, GHP. Okay, now what is this GHP? This glomerular hydrostatic pressure is basically is a pressure which is caused because of difference in diameter, and because of this pressure it filters out all the components of the blood. इसलिए blood के सारे components इसमें से बाहर निकलना चालू हो जाएगा. So everything starts coming out from the blood and becomes the part of the Bowman space, except for plasma cell, or rather you can say plasma proteins, except for blood cells, except for fat cells. Correct? So everything starts coming out here. How much is this pressure? So this pressure is approximately 55 millimeters of mercury. पहला प्रेशर समझ में आया आपको? Yes or no? Hello. Good morning. Yes, sir. Yes, sir, समझा सर. बात करो भाई लोग और बहन लोग. हाँ, गुड. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? दिया हो गया ना? दिया तेरा? Yes, sir. हाँ, तो ये पहला प्रेशर हो गया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, व्हिच इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डायमीटर. नेक्स्ट,
अभी यहाँ पे जीएचपी तो है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है. सो बट व्हेन द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, द फ्लूइड स्टार्ट्स गेटिंग कलेक्टेड हियर इन द बाउमन स्पेस. तो ये सारे स्पेस के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होना चालू हो जाएगा, एंड देन दिस फ्लूइड विल स्टार्ट क्रिएटिंग इट्स ओन प्रेशर ऑन द ग्लोमेरुलस. तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. So this GHP is resisted by basically the filtrate which is formed in the Bowman space. ठीक है. So whatever resistance which is caused to the GHP is basically because of the filtrate. मतलब यहाँ पे जो primary urine जमा हो गया है ये कैप्सूल के अंदर, that is creating its pressure on the glomerulus. And because it is creating a pressure on the glomerulus, therefore we call this as filtrate hydrostatic pressure. क्यों? क्योंकि pressure is created by the filtrate. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं filtrate hydrostatic pressure, that is FHP, which is approximately 15 millimeters of mercury. सबको समझ रहा है ये? यस सर. एक नेचुरल प्रेशर है जो which is because of difference in diameter, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया GHP, glomerular hydrostatic pressure. But as the urine is getting formed, मतलब substances are coming out from the blood capillaries, outside environment is creating its own pressure. So that is known as filtrate hydrostatic pressure, which is 15 millimeters of mercury. And then along with this, we are going to have one more pressure. So as you can see here, the blood is transferring from afferent arteriole to efferent arteriole. Now during this mechanism, there is one more pressure which is created, known as osmotic pressure of the blood. क्या हुआ, इधर से afferent arteriole, ये efferent arteriole, blood पूरा यहाँ आया, सारे substances blood में से बाहर निकल गए, क्या छोड़कर, except for plasma proteins, blood cells and fat cells. करेक्ट. तो मतलब वो सारे सब्सटेंसेस अभी भी ब्लड में हैं, तो उनका खुद का प्रेशर रहेगा. ओके. सो द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय the substances which are present behind in the capillaries after filtration. So that is known as osmotic pressure of the blood, or also known as blood colloidal osmotic pressure, BCOP. Okay, it's called as blood colloidal osmotic pressure, which is now resisting the GHP or CHP. और इसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, 30 millimeters of mercury. मतलब एक नेचुरल प्रेशर है, उसको हमने GHP नाम दिया. Because of filtration, the substances will start getting formed here in the capsule. तो उसको हमने क्या नाम दिया, filtration hydrostatic pressure. लेकिन जो बचा हुआ जो एलिमेंट है ब्लड के अंदर, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग इट्स ओन प्रेशर, तो उसको नाम दिया BCOP, और ऑल्सो कॉल्ड एज BOP. ओके. BCOP स्टैंड्स फॉर ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स है, ब्लड के अंदर कैपिलरीज के अंदर जो फैट सेल्स है, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन प्रेशर. कौन सा लास्ट लड़ी चाहिए श्रावणी? ये समझ रहा है सबको? सो दिस इज रेजिस्टिंग द GHP और CHP. प्रेशर का फर्स्ट स्लाइड, लोहिता किधर है तू? ये प्रेशर का फर्स्ट स्लाइड. नानू प्लीज. यस, FHP बोलता हूं मैं बेटा, संजीवनी. हो गया ये? हो गया ना लिख के? ओके. अभी
बीसीओपी या फिर बीएचपी नहीं समझा, ऐसा बीओपी नहीं समझा ऐसा बोल रहे लोग, तो आई विल जस्ट टेल यू कि ये होता क्या है। एक मिनट। हाँ, यस सोहम, यू वांट टू से समथिंग? सर उधर अभी ना एक CHP करके कुछ लिखा था, उसका क्या मतलब होता है? कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, सीएचपी। किधर यस, सीएचपी लिखा? अभी अभी नहीं, आगे इसी स्लाइड में सर, लास्ट में। हाँ, GHP और CHP। कोलॉइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके सर। अच्छा, अभी इसमें इफ आई हैव टू टेल यू कि बीसीओपी या फिर बीओपी क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दो इधर। मैं वापस यहाँ पे डायग्राम निकाल रहा हूँ। ओके, एज्यूम करो कि ये बॉमन्स कैप्सूल है। एफरेंट आर्टेरियोल इज एंटरिंग इन, efferent arteriole is exiting out. Because of difference in diameter, the blood is always under high pressure in the glomerulus. And because of this pressure, everything comes out from the blood except क्या छोड़ा तो? Plasma proteins, फैट then सेल्स, fat cells and ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। बराबर है। तो ये सब पीछे ही रह जाएगा, बाकी सब कुछ किधर आ गया? बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। तो मतलब कैप्सूल ने अपना एक प्रेशर बनाया, जो फ्लूइड बनाया कैप्सूल के अंदर, और वो फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। इसके लिए उसका नाम क्या दिया है? एफएचपी, दैट इज फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन एज आई सेड कि यहाँ पे अंदर 3 एलिमेंट्स अभी भी है ना ब्लड के अंदर, other than water or any other substance, it still has plasma proteins, blood cells and fat cells. तो उनका अपना प्रेशर रहेगा ना, so they will start exerting their own pressure on outside. We call that as osmotic pressure of the blood or blood colloidal osmotic pressure. समझ में आ रहा है? मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स ने ही अपना प्रेशर क्रिएट किया। इज इट क्लियर? ओके ना, अभी देखो GHP क्या होता है। GHP इज अप्रोक्सीमेटली 55 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है। FHP, that is filtration hydrostatic pressure, is 10 millimeters of mercury, which is causing pressure effect from outside. And last one is BOP, that is 30 millimeters of mercury, जो यहाँ पे अंदर के जो substances है ना, उनका प्रेशर रहेगा। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर और BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको मिलकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। सो इधर वी कॉल दैट एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और it is known as effective filtration pressure. So what is the formula for this? तो इसका जो formula होता है that is GHP minus BOP plus FHP, blood colloidal osmotic pressure plus FHP will give rise to or will give us the idea about GHP, that is glomerular hydrostatic pressure. Okay, so this is NFP, net filtration pressure. So GHP minus BOP plus FHP. How much is GHP? 55. रेजिस्ट कौन कर रहा है GHP को? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और एंड FHP. FHP stands for filtrate hydrostatic pressure. ये दोनों मिलकर इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। So naturally formula will be GHP minus BOP plus FHP. So it comes to approximately 10 millimeters of mercury. So net filtration pressure or net filtration rate is going to be 10. समझा सबको? प्रेशर्स क्लियर हो रहा है? यस सर। किसी किसी को नहीं समझा था तो वो दो लोगों ने समझ में आया? आगे बढ़े। Now it is said that around 600. No, don't draw this diagram. We have around like the amount of blood which is getting transferred or passing through the glomerulus is 600 to 650 ml per day, per minute rather, not day, per minute. ये वाला slide. Yes, sir.
Finished? Finished? Done, sir. Okay. Now, the GFR, that is glomerular filtration rate, here is basically 125 ml per minute. यानी इतना फिल्ट्रेट होते रहता है हमारे बॉडी के अंदर किडनीज में, which goes to approximately 180 liters per day, from where 99% of the water is reabsorbed and rest 1% will form the urine. So 1 to 1.5% will form the यूरिन. तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख के रखो. That is the amount of blood which is passing through the glomerulus, 600 to 650 ml per minute. संजीवनी. और जब इतना ब्लड पास होता है ना, तो इतना सारा फिल्ट्रेशन होता है. 125 ml पर मिनट का फिल्ट्रेशन रहता है. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 180 लीटर्स पर डे इतना यूरिन बनता है. लेकिन सारा का सारा बॉडी से बाहर जाएगा क्या? 180 लीटर. उतना तो बॉडी में ब्लड भी, पानी भी नहीं होता है. हम लोग मर जाएंगे अगर ये सब कुछ बाहर निकलने लगा. सो इट डजंट कम आउट, इट री एंटर्स इनटू द ब्लड, एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच इट री एंटर्स इनटू द ब्लड इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है. सो द कॉम्पोजिशन इज मोर और लेस सिमिलर टू प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स. So here the filtrate which is formed here is known as the glomerular filtrate, or also called as deep proteinized plasma, or also known as the primary urine. Okay, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी यूरिन. तो ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं फिल्ट्रेट को. So last slide. ये Yes, sir. Done, sir. which mechanism name Sanjeevani you are talking about? हाँ, रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते बेटा उसको. ठीक है, चलो हो गया. Now the filtrate here will be called as glomerular filtrate or deproteinized plasma or primary urine. ऐसा इसको नाम दिया फिल्ट्रेट को. जो पहले जो सबसे पहले बनता है वो यूरिन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी यूरिन. ओके. Finished? Done? Not exactly, Bhakti. It's not exactly similar to the lymph, because this does not have WBC जो lymph में होता है ना, यहाँ पे है ही नहीं. ओके, चलो. तो ये तो हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट. अभी धीरे धीरे यूरिन बनना चालू हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप कम्स इज द सेकंड स्टेप कम्स इज नोन एज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ओके. तो पहला तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया जिसमें प्राइमरी यूरिन बन गया. अभी क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन द ट्यूबुलर सिक्रीशन. ओके.
आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक. एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. 5:13 5:14 इट इज. सो 5:19 को हम लोग मिलते हैं. 5:20 कर दो चलो. ठीक है, चलो टेक अ ब्रेक. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म की किस तरीके से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है. सो वी कॉल दिस एज व्हाट? वी कॉल दिस एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से अभी क्या हुआ है पता है क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ऑल द सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर रिलीज्ड आउट एक्सेप्ट फॉर द 3 सब्सटेंसेस. कौन कौन सा? तो उसमें से एक है आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स, दूसरा है आपका ब्लड सेल्स, तीसरा है आपका जैसे फैट सेल्स. ये छोड़ा तो एवरीथिंग इज आउट ऑफ द ब्लड. ये सब कुछ ब्लड से बाहर है. और इसने क्या बना दिया है? इसने बना दिया है हमारा प्राइमरी यूरिन. So this urine contains all the substances which are required and which are not required. जो मुझे चाहिए, it has to re-enter in the blood. ये आया किधर से? ये प्राइमरी यूरिन में सारे सब्सटेंसेस आए कहां से? From the blood only, right? And it has to again re-enter in the blood. And because it has to re-enter in the blood, इसके लिए उसको नाम दिया है selective reabsorption. Reabsorption बोला है, absorption नहीं बोला है. ठीक है. So everything, the one which is required will start getting reabsorbed. So selective reabsorption of certain useful substances from the glomerular filtrate into the peritubular capillaries is known as selective reabsorption. What is glomerular filtrate? Glomerular filtrate is nothing but your primary urine. जो कैसे रहता है? It is going to be alkaline in nature. ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अल्कलाइन इन नेचर, राइट? तो जो चाहिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो जो यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यूसली आपको, तो इसमें सोडियम या फिर ग्लूकोज या फिर एमिनो एसिड्स आर अगेन री एंटरिंग इनटू द ब्लड. ये वापस ब्लड में जा रहा है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. बट विल इट अलाउ री एंट्री ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड? ऑब्वियसली नो. Will it allow the entry of certain excretory waste material which is present in the urine? No, क्योंकि उसको अब हम लोग को बाहर निकालना है. सबको समझ रहा है ये? यस सर. ओके चलो सर आगे बढ़े. हेलो. Yes, sir. ओके अभी क्या क्या होता है? लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड. नाउ इट अकर्स बाय 2 ways. 2 अलग अलग वे से होता है. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. और जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? द वन व्हिच टेक्स प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन. मतलब यहाँ पे जो कैपिलरीज है इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, प्राइमरी फिल्ट्रेट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. So that is called as a passive transport. And active transport where energy will be required and it's always going to be against the concentration gradient. For certain substances, like for example, it might take place for the substances like proteins, जैसे amino acids. तो इसके लिए ये हो सकता है that we might require energy.
और भी होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम. ओके, सो दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पहले इसको, ये पॉइंट्स को लिख लो. डन. No, sir. ना जोया, एक मिनट. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए जोया, ये वाला? ये क्या है? ये वही तो था सामने. फिनिश्ड. डन सर. ओके, अभी क्या हुआ है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चालू हो गया. सो नेचुरली सम सब्सटेंसेस विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड एट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. कुछ सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा हेनलेस ट्यूब में. सम विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. तो कहां पे क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है? जैसे ग्लूकोज विल बी 100% रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. एमिनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, bicarbonates, chlorides, chlorine, chlorides, these are all getting reabsorbed in the proximal convoluted tubule. ठीक है? So they are all actively reabsorbed in the PCT. Okay? तो ये continuously reabsorb होना चालू हो जाएगा. Whereas water will get reabsorbed here in the PCT almost passively. ओके, तो इन सब का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. किसका किसका? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट द पीसीटी एंड देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. बराबर है? ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ हेनले का, तो वहां पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. ये असेंडिंग लिम्ब है, राइट? असेंडिंग लिम्ब में देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, करेक्ट. एंड दिस वन इज डीसीटी. डीसीटी में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? पोटेशियम एंड क्लोरीन. सो ये सब का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है पैसिवली. ठीक है? सो सम सब्सटेंसेस आर गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, सम सब्सटेंसेस आर गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड पैसिवली. तो इनका पैसिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है. आर यू गेटिंग दिस? एब्जॉर्ब नहीं, एक्चुअली वो रीअब्जॉर्ब होना चाहिए बेटा संजीवनी. वाटर, ये सब कुछ, ये लाल वाला छोड़ा तो ये सब एक्टिव है, बाकी का सब कुछ ग्रीन एंड रेस्ट ऑल इज लाइक पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, पैसिवली रीअब्जॉर्ब. सर तो पोटेशियम आयन दोनों में आएगा क्या? यस, लेकिन लोकेशन अलग अलग है. करेक्ट? यस गौरव.
हाँ मैं बोलता हूँ गौरव, वो सब मुझे डिटेल्स देने हैं आप लोगों को, वेट। ओके, अभी क्या हो रहा है ना यहाँ पे, द वाटर if you see is getting reabsorbed at different locations. Some amount of water will get reabsorbed. कौन सा previous slide शुरू थी? ग्लूकोज अमीनो एसिड वो वाला। ये देख, सर ये वाले क्लाउड के पहले वाला क्लाउड है क्या? ये मैंने बताया ना, ये पीसीटी का यही लिखा है उन्होंने, यही सब लिखा हुआ है रेड वाला, बट सिर्फ लिखा है कि इट इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली इन पीसीटी। डन सर। हो गया? हाँ हो गया। एक मिनट, हाँ मेरे सिस्टम का बैटरी लो हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी थोड़ा ध्यान दो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, water is getting reabsorbed, right? So some amount of water is getting reabsorbed in the PCT. It is said that almost 75 to 80% will get reabsorbed. ठीक है, फिर some amount of water is getting reabsorbed at the descending limb of loop of Henle. Okay, some amount will get reabsorbed at the DCT, यानी ये DCT है, ये PCT है, and this is loop of Henle. Loop of Henle का कौन सा limb? Loop of Henle का only descending limb. Okay, loop of Henle का only descending limb, right? This is all getting reabsorbed, and water will get reabsorbed by this mechanism known as osmosis. Osmosis मतलब क्या? It's a type of passive transport only, meaning that the transfer is taking place from the higher concentration, higher water concentration to the lower water concentration. Correct? So इस तरीके से water is getting reabsorbed. So obligatory reabsorption is what? Where the PCT, DCT and descending limb of loop of Henle will help in osmotic reabsorption, meaning reabsorption of water, okay, except for the ascending limb. अभी अगर आप देखोगे ना तो ये ascending limb में their water reabsorption is not allowed because the lining of the ascending limb is impermeable for water, so it won't allow water to get reabsorbed. इसके लिए उसका जो lining होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है ना? कौन सा लाइनिंग रहता है ascending limb का? thick lobe and thin lobe. Thick, you can say tube and yes, squamous epithelium and cuboidal epithelium. Okay, so this won't allow the water to get reabsorbed. तो यहाँ पे किसका reabsorption होता है? तो ascending limb में there is reabsorption of only salts will take place. So that's why we call this as obligatory reabsorption. So that will take place in the PCT, DCT and descending limb of loop of Henle and will not take place in the ascending limb because it won't allow. And during this mechanism, it is said that almost 99% of water is reabsorbed completely. पूरा का पूरा water reabsorb हो जाता है 99%. ठीक है, अभी गौरव का सवाल था कि सर लूप ऑफ हेनले क्यों होता है? नाउ देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट व्हिच वी नीड टू लर्न हियर. क्या होता है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ये थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस में बोलता हूं, पहले मैकेनिज्म अच्छे से समझ लो. नाउ व्हाइल द फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे ये फिल्ट्रेट बना किधर?
Bowman space में, and then this filtrate started coming down into the proximal convoluted tubule PCT में. The filtrate here was basically alkaline, बराबर है, क्योंकि water concentration इधर ज्यादा है. So naturally it is considered as hypotonic. Hypotonic मतलब concentration of water is more and solutes is less. By the time it reaches here, यहाँ पे descending limb में जब आता है तो water reabsorption takes place, बराबर है. And as water reabsorption is maximum and salt reabsorption is comparatively less, NaCl salt का reabsorption थोड़ा कम होता है, तो by the time the water or the urine reaches here in the hairpin bend, this urine starts becoming hypertonic. ठीक है, वेरी गुड भक्ति. सो द सॉल्यूशन स्टार्ट्स बिकमिंग हाइपरटोनिक. तो मैकेनिज्म क्या हुआ, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक बना. कब बना, while the solution is in, while the urine is in the descending limb of loop of Henle. Hairpin bend में nothing happens, the urine will be stored here. और जितना ज्यादा स्टोर करोगे उतना हाइपरटोनिसिटी उसका बढ़ेगा. Now, by the time this urine starts entering in the ascending limb of loop of Henle, यहाँ पे किसका reabsorption हो रहा है, only salt का. लेकिन it is not taking, it is not, reabsorption is not as much as it will convert hypertonic again into hypotonic, but here the urine becomes less hypertonic. So final urine, if you see, will always be concentrated. मतलब hypertonic रहता है final urine. Are you all getting this? समझ में आ रहा है? Yes, So sir. conversion of hypotonic urine into hypertonic is known as, it is known as counter current mechanism. Okay, it is called as counter current mechanism. Counter current mechanism का मतलब क्या आता है, conversion of hypotonic primary urine into a hypertonic urine. This counter current mechanism takes place where? It takes place at the level of loop of Henle, and that is why loop of Henle is required. Gaurav, समझा? Good. आप सबको समझ में आया काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? Yes, sir. गुड. अब ये पूरे काउंटर करंट मैकेनिज्म में या फिर पूरे रीएब्जॉर्प्शन में देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच विल गेट 100% रीएब्जॉर्ब. सारे के सारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे, यूरिन में रहेंगे ही नहीं. वी कॉल देम एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. मतलब क्या, दे आर टोटली रीएब्सॉर्ब, लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड. ग्लूकोज यूरिन से बाहर जाना चाहिए क्या? नहीं. अमीनो एसिड्स जाना चाहिए क्या? नहीं. सो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर 100% रीएब्सॉर्ब. इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. Whereas there are certain substances which will not be reabsorbed 100%. Up to a certain extent they will be reabsorbed, so we call them as low threshold substances. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अप टू स्मॉल एक्सटेंट दे आर रीएब्सॉर्ब. उसमें से यूरिया इज रीएब्सॉर्ब एज इट्स मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल एंड ट्यूब्यूल्स आर परमिएबल टू इट. तो थोड़ा सा यूरिया और यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब होके चला जाएगा ब्लड में, एंड दैट इज व्हाई इन द ब्लड देयर इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिया व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट. ओके, सो सीरम यूरिया लेवल हमारे ब्लड में नॉर्मल होता ही है. क्यों? क्योंकि इट्स अ लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस व्हिच विल गेट रीअब्सॉर्ब. थोड़ा सा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा वो, और रीअब्सॉर्ब होके किधर जाएगा? इट विल एंटर इन द ब्लड. समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड. तो ऐसे ये थ्रेशोल्ड्स होते हैं. सो वी हैव हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज द नो थ्रेशोल्ड. यानी थ्रेशोल्ड यानी वो रीअब्सॉर्ब ही नहीं होता है. तो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन्स, वी कॉल देम एज व्हाट? वी कॉल देम एज द नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस.
ओके जैसे ड्रग्स हो सकते हैं, डाइज होते हैं, ओके these are all the waste materials which actually should not re-enter in the blood. तो उसको हम लोग बोलते हैं नो थ्रेशोल्ड, मतलब इनका रीअब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं होता है. ऐसे सब्सटेंसेस जिसका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको हाई थ्रेशोल्ड. ऐसे सब्सटेंस जिनका 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, थोड़ा सा ही रीअब्जॉर्ब होता है बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लेस, सो दैट इज लो थ्रेशोल्ड लाइक यूरिया, यूरिक एसिड. एंड देयर इज समथिंग नोन एज लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस वेयर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विल नेवर टेक प्लेस, जैसे ड्रग्स एंड डाइज. ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये पूरा स्लाइड समझ में आ गया? इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई है. लिख रहे हैं सब लोग? यस सर. गुड. Yes, sir. चलो लिखो लिखो, आगे बढ़ू. Urea, Gaurav, is not useful, but since the molecular weight of the urea is very small and the size is also very very small, so some amount will get reabsorbed. लेकिन वो कैसा रहेगा? वो नॉर्मल लेवल पे ही रहेगा. ठीक है, so normally some amount of urea will get reabsorbed in the blood. हाँ, ड्रग्स यानी मेडिसिन ओनली खुशी. ड्रग्स मतलब चरस गांजा अफू नहीं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन. सो मेडिसिन का अगर काम खत्म हो जाता है तो दे विल बी रिलीज आउट ऑफ द यूरिन, लेकिन वो वापस रीअब्सॉर्ब होता नहीं है. सर अगर यूरिया ब्लड में थोड़ा ज्यादा चला गया तो उससे कोई तकलीफ होती है? ऑब्वियसली होगा ना, दैट्स अ साइन ऑफ किडनी फेलियर. ओके सर. इसके लिए तो ऐसा होना नहीं चाहिए. नॉर्मल यूरिया लेवल जो होता है ना, इट इज लाइक 1.8 to 7.1 milliosmoles पर लीटर, या फिर मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, ऐसे इस तरीके से आता है. दैट इज द नॉर्मल यूरिया लेवल, इतना हमारे ब्लड में होता ही है. या फिर 5 to 20 DL, 5 to 20 मिलीग्राम्स, 5 to 20 मिलीग्राम्स पर DL. पर DL मतलब 100 ml, डेसीलीटर ना, 100 ml. सो 5 to 20 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल यूरिया हमारे ब्लड के अंदर होता ही है. ठीक है सर. In the last lecture, in that heart bypass video, when they operate the patient, how do they get rid of the ribs? Ribs को नहीं ये करते हैं. What they do is that we have a sternum ना, sternum ऐसा एक बोन होता है, बराबर है, like this, करेक्ट. तो ये स्टर्नम को कट करते हैं और फिर उसको एक बड़ा सा ये मेटल का एक ऐसा ये बताया है, देखो वहां पे स्प्रेडर होता है, तो उससे इधर खींचते हैं और उससे इधर खींचते हैं, तो उससे स्प्रेड हो जाता है. रिब्स को कट नहीं करने का रहता है, पुश करते हैं वो. चलो ये समझ में आया पूरा स्लाइड? यस और नो? समझा सर. गुड. आगे बढ़े. ठीक है. सो किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और आल्सो कॉल्ड एज द रीनल थ्रेशोल्ड. कितना रीअब्जॉर्ब कर सकता है, हाईएस्ट लेवल इज नोन एज द रीनल थ्रेशोल्ड. जैसे ग्लूकोज, normal glucose level is 45 to 95 milligram per 100 ml of blood, and above 160 milligram it appears in the urine, so we call that as glycosuria. और ये किस में होता है? This generally happens in diabetes mellitus, correct, जिसमें sugar level in the blood is so high, glucose level in the blood is so high that some amount is getting released in the urine. कितना हाई होगा? If it remains above 160 milligram per 100 ml in the blood, if it continues to remain 160 milligrams per 100 ml in the blood, then eventually it starts appearing in the urine. So the condition is known as glucosuria or glycosuria. GLYCO लिखा तो भी चलेगा.
Okay, so that's called as glycosuria. समझ में आ रहा है सबको ये? आगे बढ़े। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन समझा सबको? हेलो? ये सर समझा पर लिखना है। हाँ लिखो लिखो। Finished? No, sir. Done, sir. हो गया सबका? हाँ. बेट्सी डन? डन सर। चल, तो ये तो हो गया हमारा एक टिपिकल सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और आखिरी में जो आता है दैट इज नोन एज द टिब्यूलर सिक्रीशन. ओके, tubular secretion is nothing but the active secretion of the waste material from peritubular network into the glomerular filtrate, especially at the level of DCT. मतलब क्या? Sometimes it might happen that during ultrafiltration, यानी जब यहाँ पे ultrafiltration होता है, तो that time some waste material might escape this mechanism of ultrafiltration and becomes the part of the blood. यानी ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो एक्चुअली होना चाहिए यूरिन में, लेकिन अभी भी किधर है? ब्लड में है. So by the time it starts getting, by the time it comes out through the blood from the kidneys, it is actively secreted by the cells of the distal convoluted tubule. मतलब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स होते हैं ना, वो एक्टिवली वो सब्सटेंसेस को अपने अंदर खींच लेते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन. लाइक फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, देन आयोडो पायरेट्स, या फिर हाइड्रोजन आयंस, या फिर पोटेशियम आयंस. ये क्या होते हैं? दीज आर ऑल कॉल्ड एज द डाइज, आयोडीन बेस्ड डाइज. Okay, so these are the iodine based dyes. So they basically will be actively secreted. Suppose इसमें से कोई भी अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म एस्केप करके ब्लड में ही रह जाता है, तो अगर सब कुछ अगर यूरिन में है तो इसकी जरूरत होती नहीं है. So secretion of hydrogen ions is important for homeostatic regulation of acidity of the blood. मतलब to make sure that the blood's pH will remain constant. And therefore hydrogen ions are actively secreted in DCT and collecting tubules. ब्लड से हाइड्रोजन आयंस को वो एक्टिवली सीक्रेट कर लेता है. ठीक है? Done, sir. आयोडोपायरासेट्स समझ में आया ना आपको? आयोडोपायरासेट्स आर एक्चुअली दी डाइज.
ऐसे डाई होता है जो रेडियो एक्टिविटी के लिए डायग्नोसिस में काम में आता है, जैसे एंजियोग्राफी होता है ना, या फिर किसी का एमआरआई करना है आपको, तो एमआरआई में ना एक टेक्निक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो उसमें ब्लड में डाई इंजेक्ट किया जाता है और फिर एमआरआई किया जाता है। सो दैट्स कॉल्ड, दैट इज फॉर दैट आयोडोपायरेट्स आर यूज्ड। सो दे आर बेसिकली रेडियो एक्टिव डाई। ठीक है, यूजफुल फॉर डायग्नोसिस पर्पस। समझा ऋतुजा? Yes, sir. हाँ। So and hydrogen ions are also actively secreted to maintain the homeostasis, मतलब steady state, ताकि ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगा, सो वी कॉल दैट एज एसिडोसिस। तो वैसा ब्लड में होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स। So this is how the tubular secretion will take place. ठीक है, ये भी लिख लो। ये कभी कभी होता है, not always, because अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ये मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। मतलब जो सब्सटेंसेस नहीं चाहिए वो ऑलरेडी यूरिन में आ जाते हैं, वो ब्लड में रहते नहीं है। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो मेंटेन ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ रीएब्जॉर्प्शन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। But yes, for certain conditions, during certain states and conditions, we might require tubular secretion. Okay, so tubular secretion is a wrong name, क्योंकि क्या हो रहा है, DCT is not secreting anything, but the waste is coming from blood into the DCT. Tubular secretion मतलब ऐसा लगता है कि ट्यूब से कुछ सिक्रेट हो रहा है, लेकिन ट्यूब से कोई सीक्रेट नहीं हो रहा है। ब्लड में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो वापस ट्यूब के अंदर आ रहे हैं, दे आर री एंटरिंग इन द टिब्यूल। इसके लिए उसको नाम दिया है टिब्यूलर सिक्रीशन। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। प्लीज डोंट राइट दिस, इसको मत लिखो। Okay, so this will complete your one important part, first important part of how this entire mechanism takes place. ठीक है, that is for filtration of the blood and formation of urine. समझा सबको ये? Yes, sir. Good. I hope everyone has written this till this. ठीक है? Sir, हाँ, इसके साथ ही ऊपर एक बॉक्स में कुछ लिखा था, वो लिखना बाकी है sir. ये हाँ, डन सर। चलो हो गया बाकी सबका। सानिका डन, राजे गोरे चलो गुड। नाउ वी विल स्टॉप हियर। आगे का पार्ट है मैकेनिज्म से कुछ, तो वो मैं अभी रेनिन एंजियोटेंसिन, रास बोलते हैं उसको, रेनिन अल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन रिएक्शन, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय सर, गुड नाइट। Sir. हाँ, बाय बाय, सी यू। Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. बाय 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 बाय।